किस्मत ने मुझे एक गरीब घर में पैदा कर दिया, जिसकी सज़ा मुझे कम उम्री में ही सहनी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि अमीर लोग हम गरीबों की गुर्बत को खरीद लेते हैं। पता तब चला जब मैं कम उम्री में नौकरी के लिए दर दर के धक्के खाने लगा, ताकि अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। मगर जब नौकरी मिली तो पता चला कि अमीर मालकिन अपने लिए नौकर नहीं तलाश करती, बल्कि उन्हें तो किसी और ज़रूरत की तलाश होती है। पहले दिन जब मैं नौकरी के लिए गया तो मेरी मालकिन सामने बैठी मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देख रही थी। मेरी उम्र 18 साल थी और मैं घर की मुलाजमत के लिए आया था। कहने लगी, कौन कौन से काम कर लेते हो? मैंने कहा, जी सारे काम कर लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ और माली का काम भी जानता हूँ। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए मुझे रख लें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने सब कुछ कह डाला था क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए। मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी। कहने लगी, चौकीदार तो मैंने रखा है, माली भी मेरे घर पर मौजूद है और सफाई सुथराई के लिए भी मुलाजमा आती है। अलबत्ता मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है, मुझे एक मसाज करने वाले की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं मायूस हो गया था क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता था। मैं वापसी के लिए पलटने लगा, तभी मालकिन कहने लगी, मसाज करने वाले को मैं महाना 30,000 दूंगी। ये सुनकर मेरे कदम वहीं रुके थे। मैंने पलट कर देखा। मैंने कहा, हाँ जी, मुझे मसाज करना आता है। कहने लगी, वाकई में? मैंने कहा, जी जी मालकिन साहिबा, मुझे मसाज करना बहुत अच्छा आता है। कहने लगी कि चलो ठीक है, ऐसा करना रात के 12 बजे आना। ये सुनकर मैं तजब्जुब का शिकार हुआ था। मैंने कहा, मालकिन रात के 12 बजे? वो मुझे कहने लगी, मुझे रात को नींद नहीं आती, पूरी रात बदन दुखता रहता है, करवटें बदलकर रात गुजारती हूँ। ये कहते हुए मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। कहने लगी, रात को तुम मसाज करोगे तो मुझे सुकून से नींद आ जाएगी। मैंने कहा, जी जैसा आप मुनासिब समझें। इससे पहले कि मैं घर वापस पलटता कहने लगी, रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। उसने अपना पर्स खोला और मुझे 10,000 दिए। कहने लगी, ये एडवांस तनख्वाह है, बाकी के 20,000 महीना खत्म होने के बाद दूंगी। हाँ, तो 10,000 देख कर मैंने तो सुकून का सांस लिया। 3 दिन से पेट में खाने नाम पर कुछ भी नहीं गया था। छोटी बहन घर के काम काज और बावर्ची खाने को संभालती थी और अम्मा पूरा वक्त अब्बा को संभालने में लग जाती थी। 3 दिन तो जो जमा पूंजी थी वो इस्तेमाल हो गई, लेकिन इसके बाद ना तो अब्बा की दवाइयाँ आ सकी, ना ही घर में खाने के लिए कुछ आया। जो बचा था वो अम्मा अब्बा को पका कर दे रही थी और छोटी बहन कुछ खा लेती थी। अम्मा और मैं बस पानी पीकर ही गुजारा कर रहे थे। 2 दिन से मैं नौकरी की तलाश में था, जैसी भी मिले बस नौकरी मिल जाए। मगर अब नौकरी मिली भी तो क्या मिली थी? एक औरत का मसाज करना बड़ी अजीब सी बात थी, बल्कि बड़ी ही मायूब सी बात थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर था और हालत मजबूरी में ये नौकरी करने को सोच रहा था। पूरा दिन तो फारिग ही हूँगा, इसीलिए इधर उधर नौकरी के लिए हाथ पांव मारता रहूँगा। जैसे ही मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी ये नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन फिलहाल तो मजबूरी थी। घर जाते हुए मैं 5,000 का घर का राशन ले गया और 5,000 में अब्बा की दवाइयाँ और फल वगैरह लेकर चला गया। जब घर आया और मेरे हाथों में अम्मा ने इतना कुछ देखा तो खुश हो गई। कहने लगी, इतना कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, अम्मा नौकरी लग गई है, बेगम साहिबा ने 10,000 एडवांस दिए थे, बाकी 20,000 महीने के आखिर में दे देंगी। ये सुनकर अम्मा बड़ी खुश हुई। 2,000 मैंने अम्मा को कैश पकड़ा दिया था। मैंने 8,000 का सामान लिया था। अब्बा को फल खिलाएं, ये अब्बा की दवाइयाँ हैं, ये सामान है। सारे शॉपर मैंने अपनी माँ के सामने रख दिए। अब्बा भी खुश हो गए। हमारे घर तो बस अगर रोज़ की दाल चावल भी बनते तो हम शुक्र करके खा भी लेते थे। हमारा शुमार उस तबके से था जो साल हर साल गोश्त नहीं खाते। अच्छा खाना किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम था। हमें तो बस अपना पेट भरना होता था। कुछ भी मिल जाए, बासी हो या ताज़ा रोटी, सूखी भी क्यों ना हो पानी में भिगोकर बस पेट भरना होता था। ये भर जाए ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। अम्मा कहने लगी, तनख्वाह तो तुम्हारी बड़ी अच्छी लग गई है, तो फिर सब सवेरे कब निकलोगे काम के लिए? मैंने कहा, अम्मा सुबह का काम नहीं है, रात का काम है। ये सुनकर अम्मा कुछ परेशान सी हो गई। कहने लगी, रात भला क्या काम हो सकता है? अब अपनी माँ को ये बताते हुए मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी कि मुझे एक औरत की मालिश करनी थी। मैंने कहा, अम्मा समझो कि रात की चौकीदार है, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की। कहने लगी, बस 2-3 घंटे की चौकीदारी? पर तुम्हें महीने का 30,000 मिल रहा है। तुम्हारे अब्बा भी चौकीदार थे, लेकिन
24 घंटे की नौकरी करने के बाद भी उसे तो बस 15,000 ही मिलते थे। मैंने ये सुनकर कहा, अम्मा मेरी मालकन हमदर्द खातून है, अब दे रही है 30,000, तो मैं क्या करूं, मना कर दूं क्या? मैंने चिढ़कर जवाब दिया था। कहने लगी, अरे मना क्यों करोगे? मैंने कहा, अम्मा कोशिश करूंगा, दिन में भी कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अच्छा है ना, पैसे ज्यादा आएंगे। फिर मेरी बहन से कहने लगी कि फटाफट से 2 रोटी का आटा गूंद कर अपने भाई को ताज़ा रोटी पका कर दे, और वो जो घी लाया है ना, बस उसी की रोटी पर लगाना। मेरे बच्चे ने मेहनत करनी है, इसीलिए घी की रोटी इसी को खिलाओ। रात को मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि आज तक मैंने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं है, और मालिश करना तो बड़ा ही अजीब सा काम है। ये सोचने लगा कि आखिर इस औरत ने अपने मसाज और मालिश के लिए किसी लड़की को क्यों नहीं रखा। घर के बर्तन सफाई ना तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो ख़वातीन सिर्फ ख़वातीन से ही करवाना पसंद करती हैं। फिर सोचा शायद उसे नींद का मसला हो, इसीलिए ये सर पर ही मालिश करवाएगी। फिर ये भी दिमाग में आने लगा कि हो सकता है सिर्फ पैरों पर मालिश करवा ले। ये तो बस मेरी सोच ही थी। इसी तरह के ताने बाने बुनते हुए मैं नींद की आगोश में जा चुका था। अगले रोज़ रात के 11 बजे तक मैं अपने घर से निकल गया। जिस गली में मेरी मालकन का बंगला था, वहाँ इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। उसके घर के बाहर जाकर जब मैंने डोर बेल दी तो चौकीदार ने मुझे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगा, मालकन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, लाउंज से अंदर चले जाओ। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो सोफे पर बैठी थी। कहने लगी, अच्छा हुआ तुम पूरे वक्त पर आए हो, चलो आओ। ये कहकर वो एक कमरे की जानिब आ गई। मैं भी उसके पीछे उसके कमरे तक आ गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एसी की ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। गर्मियों के दिन थे, रात को बहुत ही ज़्यादा हब्स होता था, इसीलिए आते आते मेरे पसीने बह रहे थे। लेकिन कमरे में आकर ठंडी हवा ने तो जैसे मेरे होश ही उड़ा दिए थे। वो कमरे में आ गई, वो अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझसे कहने लगी, यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। मैं बड़े अजीब तरह से धड़क रहा था। मैंने ये काम कभी नहीं किया था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और एक शब ख्वाबी के लिबास में मैंने उस 40 साला औरत को मलबूस देखा तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई थी। मुझे लगा कि मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया हो। वो अपने बेड पर बैठ गई। कहने लगी, ऐसा करो, पहले मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मैं झिझकते हुए उसके बेड पर बैठ गया। उसने मुझे तेल की शीशी दी। जैसे ही मैंने शीशी खोली, उसके अंदर से आने वाली खुशबू तेज गुलाबों जैसी थी। मेरा दिमाग उस खुशबू को सूंघकर मदहोश हुआ था। बहरहाल मैंने तेल उसके सर पर डाला और अपनी उंगलियों के पोरों से उसके सर की मालिश करने लगा। अक्सर अब्बा के सर पर भी तेल लगा देता था, इसीलिए सर की मालिश मुझे आती थी। आधा घंटा मैंने उसके सर पर मालिश की। कहने लगी, तुम्हारी उंगलियों में तो कोई जादू है, मेरी आंखों में तो नींद उतरने लगी है। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है मालकन। दिल ही दिल में मैंने शुक्र किया कि चलो सर की मालिश तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो उसने बात कही वो मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। कहने लगी, ऐसा करो, अब मेरे कांधों की मालिश कर दो। ये सुनकर मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। कहने लगी, क्या हुआ, हाथ क्यों रुका है तुम्हारा? मैंने कहा, जी मालकन। उसके लिए कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मालकन कहने लगी, क्या मालकन मालकन की रट लगा रखी है, जल्दी करो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने तेल अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में कुछ भी सोचने से रोक कर रखा और तेज तेज हाथ चलाकर उसके कांधों की मालिश करने लगा। 15 मिनट बाद ही उसने कहा था कि बस ठीक है, अब मेरे पाँव का मसाज कर दो। ये कहकर वो बेड पर दराज हो गई। मैं उसके पाँव की जानिब बैठ गया। इस तरह उसके पैरों की भी मालिश मैंने आंखें बंद करके ही की थी। फिर मुझे लगा जैसे मेरी आंखों में गनूदगी सी छाने लगी है। पता नहीं क्यों मुझे नींद आने लगी थी। हालांकि आधा घंटा पहले तो ऐसा कुछ भी मेरी आंखों में नहीं था। मैं घर से अपनी नींद पूरी करके आया था, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं ऊँघ रहा हूँ। बस अभी नींद की आगोश से बेड पर गिर पड़ूंगा, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे वहीं बेड पर गिर कर सो गया। होश तो मेरा उस वक्त उड़े जब सब मेरी आँख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे तो लगा था कि शायद मैं अपने घर में अपनी पुरानी बोसीदा सी चारपाई पर गिरा पड़ा हूँगा, लेकिन ये तो मेरी मालकन का कमरा था। अभी तक इस कमरे में यूं ही हल्की गुलाबों के फूलों की खुशबू आ रही थी। मैं बेड पर
सोया हुआ था। मैं जितना हैरान होता उतना कम था। भला कैसे मैं मालकन के ही कमरे में सो गया? इस वक्त मालकन कमरे में मौजूद नहीं थी। झट से बिस्तर से उठा, लेकिन मुझे चक्कर से आ गए। अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा महसूस करने लगा। बाकायदा मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। मुझे अपना बदन टूटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने काफ़ी मुशक्क़तों भरा काम किया है। जिस्म में अजीब सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। बदन टूट रहा था। अभी मैं यूं ही खड़ा अपने आप पर गौर कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर मालकन कमरे में चली आई। उन्होंने इस वक्त इंतहाई तंग कुर्ता और नीचे चुस्त पजामा पहन रखा था। बाल खुले थे। शायद वो अभी अभी नहाई थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कहने लगी कि इतनी जल्दी क्यों उठ गए? सोए रहते। मगर मैं घबरा कर कहने लगा कि माफ़ करना मालकन, मुझे पता नहीं चला, न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं बहुत घबरा चुका था और जी भरकर शर्मिंदा था। मगर वो कहने लगी कि अरे, इसमें माफ़ी वाली कौन सी बात है? तुम तो बड़ा ही अच्छा मसाज करते हो। फिर कल रात तुमने मेहनत तो बहुत की, तभी तुम्हें नींद आ गई थी। मैंने चौंक कर बेगम साहिबा को देखा, जो मेरी जानिब मुस्कुरा कर देख रही थी। बहरहाल मैं जल्दी से उनके कमरे से निकला ताकि घर जा सकूं, लेकिन मालकन मुझे रोक चुकी थी। कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो? इतनी अच्छी मसाज की है तुमने मेरी, अब नाश्ता तो करके जाओ। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा खुमार दिखाई दे रहा था। वो अगले ही पल अपना नीम गीला हाथ मेरे गाल पर सहला चुकी थी। मैं तो थोड़ा परेशान हुआ था, मगर चूंकि मालकन का हुक्म था, इसीलिए मैं नाश्ता करने लगा। बजाय मुझे फर्श पर बैठकर नाश्ता देने के, उन्होंने अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा कर नाश्ता दिया। ऐसा नाश्ता जो सिर्फ मेरा ख्वाब था। मैंने पेट भरकर खाना खाया था, जूस भी पिया था। फिर घर पहुंचा तो मेरी वालदा मेरी ही राह तक रही थी। कहने लगी, तेरे इंतजार में मैं सारी रात नहीं सो सकी। अरे दरवाजे के पास चारपाई रख कर बैठी रही कि न जाने रात के किस पहर तुम घर आ जाओ और मैं दरवाज़ा न खोल सकूं। अब मैं अपनी माँ को क्या बताता? मैं अपनी बेगम साहिबा की मालिश करते हुए उनके बिस्तर पर ही सो गया था। बहरहाल मैंने यही कहा कि चौकीदारी का काम है, देर सवेर तो हो ही जाती है। अगली रात मालकन ने तेल की शीशी मेरे हाथ में दी तो मेरे हाथ भी कब-कबा रहे थे। मेरे हाथों की लर्जिश महसूस करके मालकन हल्का सा मुस्कुराई थी। शायद मुझे ही देख रही थी। कहने लगी, अरे तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतना कहने के बाद अगले ही पल वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर चेक करने लगी। मैं फौरन से पीछे हटा था। कहने लगा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं लड़का हूँ ना, आपकी पिंडलियों पर भला मसाज कैसे कर सकता हूँ? इतना सुनना था कि अगले ही पल कमरे में उनका फलक शिगाफ कहकहा गूंजा। कहने लगी, अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मालकन के अल्फाज मुझे मजीद सर झुकाने पर मजबूर कर चुके थे, मगर क्या करता, इनकार भी नहीं कर सकता था। आखिर को 30,000 रुपए का सवाल था। पूरे घर का खर्च अब मेरे इन्हीं पैसों से चलने वाला था। मैंने भी गहरी सांस खारिज की और हाथों पर तेल लगाया। फिर आंखें बंद करके मालकन की पिंडलियों पर तेल से मसाज करने लगा। वो नीम दराज सामने बैठी मुझे ही देख रही थी। तेल में बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे वजूद में एक सुकून सा उतरने लगा था। मेरा दिल बार बार मुझे उकसाने लगा कि मैं आंखें खोल कर देखूं। मेरा दिल मचलने लगा था। शायद मुझे गुनाह की जानिब राग़िब करने लगा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें खुल चुकी थी। 2-3 मिनट तक तो थोड़ी शर्म झिझक आई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। मैं सरशारी में डूबने लगा था। बड़ी ही लगन से मालकन के पैरों और पिंडलियों पर मसाज करने लगा था, और वो भी खिलखिलाकर मुस्कुराकर कहने लगी कि शाबाश, अब लग रहा है ना कि तुम वाकई मेरा मसाज कर रहे हो। मैं थोड़ी बहुत झिझक महसूस कर रहा था, लेकिन अब पहले की तरह बेचैनी और बौखलाहट महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी आंखें मुझे जलती हुई महसूस हो रही थी। नींद बड़ी ही तेजी से मेरी आंखों पर गालिब आ रही थी। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मालकन मेरे करीब हो चुकी थी। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ इल्म नहीं था। सुबह के 11:30 बज चुके थे। दिन तो कब का चढ़ चुका था। खिड़कियों से आती तेज रोशनी ने मुझे आंखें चुंधिया कर रख दी थी। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो जिस हालत में मैं बेगम साहिबा के साथ मौजूद था, मैं यूं बौखलाया था जैसे मुझे करंट लग चुका हो। मैं बेड से बड़े बुरे तरीके से उछला था और सामने दीवार से जाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे यूं देखकर मालकन भी उठ चुकी थी।
نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی، کیونکہ وہ تو اتنے اثر و رسوخ والی تھی، میرا تو قتل ہی کر دیتی۔ لیکن مالکن کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو دیکھ کر میں تو پریشان ہو چکا تھا۔ بھلا میں کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا بھی کیسے سکتا تھا؟ مالکن مسکرائیں، اٹھ کر میرے پاس آئیں، کہنے لگی، اس طرح رو کیوں رہے ہو؟ ارے تم تو مرد ہو، مرد! یہ مرد کب سے رونے لگے؟ چلو شاباش، اپنے آنسو صاف کرو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے صرف اپنی مالکن کی تابع داری کی ہے۔ تمہاری مالکن نے تمہیں جو حکم دیا تم بس اس حکم کو بجا لائے ہو۔ مالکن مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے میرا ایسا کرنے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے وہ غلط کو ٹھیک بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، یہ سراسر غلط تھا، گناہ تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ کیوں وہ مجھے 30,000 روپے دے رہی تھی۔ میں پریشان ہو چکا تھا، بھوک مٹ چکی تھی، میں فوراً وہاں سے اپنے گھر چلا آیا۔ میری حالت دیکھ کر میری والدہ مجھے بار بار پوچھ رہی تھی، میری بہن پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن میں تو کچھ بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مالکن کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے مزدوری کرنی پڑے میں کروں گا، کچھ بھی کر لوں گا، کہیں اور نوکری دیکھ لوں گا، لیکن دوبارہ اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر میرا دل کانپنے لگا، مجھے محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے، میں بے چین ہو رہا ہوں، بار بار ذہن میں وہ خوشبودار تیل آ رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک میں مالکن کے گھر نہیں گیا۔ تبھی میرے موبائل پر فون بھی آنے لگا، مالکن بار بار مجھے کال کر رہی تھی۔ میں نے کال نہ اٹھائی تو ایک میسج آیا کہ اگر تم نے آج آنے میں ذرا بھی دیر کر دی تو میں ایڈوانس دی گئی تنخواہ سود سمیت ڈبل کر کے تم سے واپس لوں گی، اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کے الزام میں پورا خاندان جیل میں سڑے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی، میں تو یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ وہ میرا استعمال کر رہی تھی، شاید بیوہ تھی یا پھر اسے جوان لڑکوں کا چسکا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے ماں باپ اور بہنوں کو دیکھا اور مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے نکل گیا۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا، جلدی جاؤ، انہیں انتظار مت کرواؤ۔ شاید وہ بھی جانتے تھے کہ میں یہاں پر کس مقصد کے لیے آیا ہوں، یا پھر شاید میں وہ پہلا نہ تھا جو یہاں پر آ رہا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکے مالکن استعمال کر چکی تھی۔ میں مالکن کے کمرے میں گیا اور ایک مرتبہ پھر ان کے حکم کو پورا کرنے لگا۔ میں نے آج رات کہہ دیا تھا کہ میں ایک شریف لڑکا ہوں، گناہ سے میرا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنے ہوش و حواس میں یا سوچ سمجھ کر نہیں کیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کرنے لگتا ہوں۔ اس پر مالکن ہنسی تھی، تیل کی شیشی سامنے لہرانے لگی کہ سارا کمال اس کا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس تیل کی خوشبو کو سونگھنے لگی۔ وہ خود بھی سرشاری میں ڈوب رہی تھی، شاید اس میں کچھ خاص قسم کا نشہ تھا جو مجھے بھی پاگل کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں ان کے ساتھ وہی کر چکا تھا۔ اس کے بعد 1 مہینے تک میں مالکن کے پاس رہا۔ میرا رنگ اور دن بدن زرد پڑنے لگا، میں کمزور ہونے لگا۔ میرے ماں باپ بھی پریشان تھے۔ ماں کہتی لگتا ہے مالکن تم سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے، دیکھو تو چہرہ کیسا بجھ سا گیا ہے۔ لیکن میں ان کو کیا بتاتا۔ وقت یوں گزرتا گیا، مالکن مجھے مکمل طور پر مجبور کر چکی تھی۔ جب ایک روز میں رات کو مالکن کے ہاں گیا تو وہاں پر میرے علاوہ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا، وہ بھی جوان تھا۔ وہ تو مجھے خود سے کچھ بڑا ہی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا مالکن نے مجھے اپنے پیروں کے مساج کے لیے رکھا ہے۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ شاید میرے ساتھ گناہ کرنے کے بعد مالکن اس کی زندگی عذاب بنانے والی تھی۔ پھر مالکن نے مجھے تنخواہ دی اور پھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ آج کے بعد دوبارہ یہاں نظر مت آنا، تم جا کر کہیں اور اپنی نوکری ڈھونڈ لو۔ مجھے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا۔ میں تڑپنے لگا، بے چین رہنے لگا، کیونکہ میں نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ جب تک اس خوشبودار چیز کو سونگھ نہ لیتا مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ میری حالت دن بدن غیر ہونے لگی۔ میں رات کو چیخنے چلانے لگا، بال نوچنے لگا، یہاں تک کہ اپنے ناخن اپنے ہی منہ اور پنڈلیوں پر مار کر میں نے خود کو زخمی کر لیا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے میری اماں مجھے اسپتال لے گئی، جہاں پر میرے ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ میں نشے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے نشہ نہ ملا تو میں اپنے آپ کو ہی مار دیتا۔ میری ماں تو بجائے مجھے سمجھنے کہ مجھے ہی مارنے لگی تھی۔ یہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر نشہ کرنے لگا، ارے تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ لیکن جب میں نے اس کو حقیقت بتائی تو وہ بھی
جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس مالکن کو بد دعائیں دینے لگی۔ کچھ ماہ میں بالکل نارمل ہو گیا۔ میں مالکن اور اس نشے والی چیز کو بالکل ہی چھوڑ چکا تھا۔ گھر کے حالات ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اس مرتبہ میں اور میری ماں دونوں ہی ایک گھر میں صاف صفائی کے کام پر لگ گئے۔ میں گھر میں مالی اور چوکیدار کا کام کیا کرتا تھا اور میری ماں گھر کی صاف صفائی کرتی تھی۔ یوں ہم دونوں کی تنخواہ ملا کر گھر کا گزارا اچھا ہونے لگا تھا۔ ایک روز ایک خبر میرے کانوں تک پہنچی۔ خبر ملی تھی کہ اس مالکن کو بہت خطرناک جسمانی بیماری ہو چکی ہے۔ گھر میں اکیلی چیختی چلاتی رہتی ہے۔ کوئی ڈر کے مارے اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں خوش بھی ہوا تھا، کیونکہ مالکن کو اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل گئی تھی۔